नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज का दिन भारत की विकास यात्रा के लिए ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पालघर में किया वाडवन बंदरगाह का शिलान्यास। पीएम ने कहा, गुलामी की बेड़ियों के हर निशान को पीछे छोड़ते हुए नया भारत समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहा है मील के नए पत्थर। देश में बीते 10 वर्षों में हुआ $31 बिलियन का निवेश। स्टार्टअप में हुई 500 गुना वृद्धि। मुंबई के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में बोले प्रधानमंत्री। कहा कि देश 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक बढ़ रहा है आगे। भारत का यूपीआई फिनटेक दुनिया के लिए एक बड़ा उदाहरण। तीन से 5 सितंबर तक ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता के दौरान दी जानकारी। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की होगी ये पहली ब्रुनेई यात्रा। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में भाजपा की महिला मोर्चा के विरोध मार्च को पुलिस ने रोका। मार्च से पहले ही लिया महिलाओं को हिरासत में। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर बलात्कारियों को बचाने का लगाया आरोप। सीएम के लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की। जेएमएम से अलग होकर आज रांची में बीजेपी में शामिल हुए चंपई सोरेन। सोरेन ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया भरोसा। दिखने लगे फ्री बी और गारंटी योजनाओं के साइड इफेक्ट्स। कर्ज में डूबी हिमाचल सरकार के पास सैलरी बांटने का संकट। पीएम मोदी ने राज्यों के रेवड़ी कल्चर पर पहले ही किया था सावधान। आर्थिक बदहाली पर अब कांग्रेस की पल्ला झाड़ने की कोशिश। और खेल से जुड़ी खबरों में पेरिस ओलंपिक में भारत की शानदार शुरुआत। 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग S1 में भारत को 4 पदक। अवनी लेखरा ने जीता स्वर्ण और मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक पर जमाया कब्जा। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की खबर से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में शिरकत की। उन्होंने फिनटेक से जुड़े नवाचारों की एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। और फिनटेक के विशेष सत्र को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। सम्मेलन में विभिन्न देशों के नीति निर्माता, नियामक, बैंकर, उद्योग जगत के दिग्गज और शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 वर्षों में देश में पब्लिक डिजिटल इंफ्रा बना है। गांव देहात में लोगों के तकनीक को अपनाया है। इसी वजह से दुनिया का आशा डिजिटल ट्रांजैक्शन, आधे से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन अकेले भारत में हो रहा है। 10 साल में फिनटेक स्पेस में $31 बिलियन से ज्यादा का निवेश हुआ है। 10 साल में हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स में 500% वृद्धि हुई है। सस्ते मोबाइल फोन, सस्ते डेटा और जीरो बैलेंस जनधन बैंक खातों ने भारत में कमाल कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। अब देश करेंसी से क्यूआर कोड तक पहुंच चुका है। भारत का यूपीआई फिनटेक दुनिया के लिए एक बड़ा उदाहरण है, लेकिन यह स्थिति 10 साल पहले नहीं थी। उन्होंने तत्कालीन सरकार की कार्यशैली पर कटाक्ष किया। आपको याद होगा, कुछ लोग पहले पूछते थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूछते थे
और अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाले लोग पूछते थे। सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वो रास्ते में पहले ही खड़े थे। और क्या कहते थे? वो पूछते थे कि भारत में बैंक की इतनी ब्रांचेज नहीं है, गांव-गांव बैंक अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यहां तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहां होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था। और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में हिस्सा लिया और पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत की फिनटेक क्रांति वित्तीय समावेशन में सुधार के साथ साथ नवाचार को भी बढ़ावा दे रही है। पीएम ने इस दौरान कुछ स्टार्टअप्स के साथ चर्चा की और अपने सुझाव भी दिए। पीएम मोदी ने ब्रिस्कपे के फाउंडर को क्या सुझाव दिया, सुनते हैं इस एक्सक्लूसिव बातचीत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनटेक फेस्टिवल के दौरान कुछ स्टार्टअप्स के साथ भी मुलाकात की और मेरे साथ एक ऐसे स्टार्टअप है M2P के फाउंडर प्रभु। क्या बातचीत हुई प्रधानमंत्री से? वो शुरू किया था पूरा डिस्कशन को, और यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन और व्हाटएवर सॉफ्टवेयर वी हैव बीन डेवलपिंग इन इंडिया, नाउ इट इज गेटिंग एक्सपोर्टेड टू द वर्ल्ड। ही वाज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट। पेवेलियन विजिट किया, आपने इंटरेक्ट किया, क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या मंत्र दिया? कंपनी स्टार्ट किया था, हम लोग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में काम कर रहे हैं, जो हमारा जो छोटे व्यापारी है, जो लघु उद्योग, जो MSME हम बोलते हैं उनको, उन लोग का जो पेमेंट जो बाहर से आने वाला है, वही पेमेंट को हम लोग कैसे फास्टर आ सकता है, कैसे चीपर आ सकता है, कैसे ट्रांसपेरेंट मोड में आ सकता है, कैसे सिक्योर वे में आ सकता है, हम उसका पर काम कर रहे हैं। ये सेगमेंट में सभी फॉरेन प्लेयर है, वो लोग जो चार्ज करते हैं हम बिलीव नहीं कर पाओगे। ट्रांजैक्शन में 8% का ऊपर भी चार्ज करते हैं, 3 से 8% चार्ज करते हैं। आप सोचिए अगर 100 रुपया कोई बाहर से अंदर लेके आ रहा है, वो 8 रुपये तो वही लोग ले लेते हैं। तो इसका इनका प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट करता है, इनका वर्किंग कैपिटल में इम्पैक्ट करता है, कैश फ्लो में इम्पैक्ट करता है, बढ़ नहीं सकते। आप बिलीव कर सकते हैं 65 मिलियन हमारे पास MSME है, उसमें से 200,000 से कम बाहर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे सोल्यूशन, हमारा इंस्पिरेशन ये है कि हम ऐसे सोल्यूशन बनाएं, इतना चीपर बनाएं। हम लोग लेस देन 1% में कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर सेटलमेंट दे रहे हैं, मोबाइल ऐप और वेब इंटरफेस की तरह दे रहे हैं, सो दैट कि अंदर को हमको पता है कि MSME ऑफिस में बैठा नहीं रहेगा और काम करता रहेगा, उसको वहीं पे नोटिफिकेशन मिले, वहीं पे पता चले उसका पैसा मिल गया, एंड पैसा सिक्योर वे में उसका बैंक अकाउंट में आ चुके। ये जब हम मोदी जी को बताया, वो बहुत खुश हुए। 6.5% लोगों को लगता है पैसा मूव करने के लिए। आज के दिन में आप सोच रहे 6.5%, अगर ये मनी हम लोग रोक सकते हैं। आप सोच, अभी इंडिया $250 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है MSME सेगमेंट में, अगर हम लोग 5% वहाँ पे बचा सकते हैं, $12 बिलियन वही री इन्वेस्ट हो सकता है। हम लोग आज मोदी जी को यही बताया कि उनका अगर $12 बिलियन उनका बिजनेस में आएगा, उनका कैश फ्लो बढ़ जाएगा, वो ग्रोथ कर सकते हैं, कम्पिटिटिव बन सकते हैं, दूसरा मार्केट में जा सकते हैं और 15 लोग को और इंस्पायर कर सकते हैं ये बिजनेस में आने के लिए। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जो है वो दुनिया के लिए ईज ऑफ लिविंग कर सकता है और शायद ब्रिस्कपे एक शुरुआत भर है, ऐसे बहुत सारे सोल्यूशंस अभी और आने बाकी हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, मुंबई। और प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पालघर में वाड़वन बंदरगाह की आधारशिला रखी। इसकी अनुमानित निर्माण लागत 76,000 करोड़ रुपए की होगी। यह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। हमारे देश को वर्षों से दुनिया के साथ व्यापार के लिए एक बड़े और आधुनिक पोर्ट की जरूरत थी।
महाराष्ट्र का पालघर ही इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है। ये पोर्ट हर मौसम में काम कर सकता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को 60 वर्षों तक लटका कर रखा गया। महाराष्ट्र और देश के इतने जरूरी काम को कुछ लोग शुरू ही नहीं होने दे रहे। 2014 में आप सबने हमें दिल्ली में सेवा करने का मौका दिया। 2016 में जब हमारे साथी देवेंद्र जी की सरकार आई, तब इस पर उन्होंने गंभीरता से काम शुरू करवाया। 2020 में यहां पोर्ट बनाने का फैसला भी कर लिया गया, लेकिन उसके बाद सरकार बदल गई और 2.5 साल तक फिर यहां कोई काम नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, अकेले इस प्रोजेक्ट से यहां कई लाख करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। यहां करीब 12 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। महाराष्ट्र के इस विकास से आखिरी किसे आपत्ति थी? कौन लोग थे जो महाराष्ट्र के विकास को ब्रेक लगा रहे थे? ये कौन लोग थे जिनको महाराष्ट्र के नौजवानों को रोजगार मिले इससे इतराज था? पहले की उन सरकारों ने क्यों इस काम को आगे नहीं बढ़ने दिया? ये बात महाराष्ट्र की जनता को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री ने सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि शिवाजी को वो आराध्य मानते हैं और मूर्ति के क्षतिग्रस्त होने की घटना पर वो क्षमा मांगते हैं। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पालघर में वाड़वण बंदरगाह की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने 1560 करोड़ रुपए की लागत वाली 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस दौरान मत्स्य पालन से जुड़े लाभार्थियों से उन्होंने मुलाकात भी की। लाभार्थियों ने डीडी न्यूज से अपने अनुभव साझा किए। मुझे किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से 1 लाख रुपए लोन मिला था। उस लोन से मैंने मच्छीमारी में मुझे आसानी हो गई, उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। मैंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो वो स्कीम है उसके अंतर्गत रास ये जो कल्चर है उसका लाभ लिया है और आज अपने पंतप्रधान मोदी जी से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ऐसा मौका शायद सबको नहीं मिल सकता। मुझे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ मिला है और आज प्रधानमंत्री से मिलके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि आप रोजगार लेने वाले नहीं हुए, रोजगार देने वाले हुए, आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर युवक, ऐसा उन्होंने बोला तो मुझे अच्छा लगा। इस योजना के लिए फाइल दाखिल किया था
और फिशरी कॉलेज को लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, इसके बारे में मालूमात भी देते हैं और फिशरी डिपार्टमेंट को लातूर वाले मदद भी करते हैं फाइल शुरू होने से यानी कंप्लीट होने तक। और उसके बाद जो प्रॉब्लम तो में आते हैं क्रेडिट होते हैं यानी बायोफ्लॉक के अंदर, तो टोटली हम आपको उसके अंदर बताते हैं कि इस तरह से जो भी प्रॉब्लम आए उसका हल बताते हैं। मुझे प्रधानमंत्री से योजना से आर्टिफिशियल रीफ जो मच्छी को बढ़ावा देती है उसका लाभ मिला है। बोले तो मुझे ही नहीं, सारे जो सोसाइटी है सब मछुआरों को मिला है। तो वो हिसाब से जो रीफ डाला है उससे हम लोग को आज नहीं तो कल मच्छी को बढ़ा देने की सुविधा मिलेगी। और विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रुनेई दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि वो 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई का दौरा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 5 सितंबर को सिंगापुर का दौरा करेंगे, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। Prime Minister Shri Narendra Modi, at the invitation of His Majesty Sultan Haji Hassan Al Bolkiah, is scheduled to visit Brunei Darussalam during 3rd and 4th September 2024. This will be the first ever bilateral visit by an Indian Prime Minister to Brunei. The visit coincides with 40th anniversary of establishment of diplomatic ties between India and Brunei. From Brunei, the Prime Minister will thereafter visit Singapore on 4th and 5th September 2024 at the invitation of Prime Minister His Excellency Mr. Lawrence Wong of Singapore. नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड और उत्तराखंड की ऑर्गेनिक उत्पाद परिषद के बीच नई दिल्ली में MOU पर दस्तखत हुए हैं। इस समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने ऑर्गेनिक खेती के फायदे गिनाते हुए देशवासियों से इसे अपनाने की अपील की। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने एक लक्ष्य रखा था कि इस देश की विशाल कृषि योग्य भूमि को जैविक खेती के लिए तैयार करना। और आज जैविक खेती का आंदोलन, ऑर्गेनिक खेती का आंदोलन देखते 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 एक महत्वपूर्ण मकाम पर पहुंच चुका है। जैसा बताया गया, दुनिया भर में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक खेती का उपजों का प्रोडक्शन अगर कहीं होता है तो हमारे यहाँ होता है। जो मुनाफे वाला व्यापार है जैविक उत्पादों का, उसमें हमारे किसान का हिस्सा बढ़ता है, इसकी आय की बढ़ोतरी होती है, जल का स्तर ऊपर आता है, पानी का बचाव होता है, उत्पादन बढ़ता है और खाने वाले का स्वास्थ्य भी सुधरता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि ऑर्गेनिक उत्पादों की शुद्धता के लिए नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड और अमूल देश भर में प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। इससे देश के लोगों को विश्वसनीय जैविक उत्पाद मिलेंगे। भारत ब्रांड ऑर्गेनिक फूड जो बाजार में हमने रखा है, अभी कुछ ही उत्पाद है, मगर 2-3 साल में हम लगभग वेजिटेरियन खाने के हर क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। वो विश्वसनीय भी है क्वालिटी की दृष्टि से और ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी की दृष्टि से, क्योंकि मुनाफा हमारा उद्देश्य नहीं, इसलिए सस्ते भी हैं कंपैरेटिवली। और तीसरा, वो उसका एक एक पाई का मुनाफा हमारे देश के किसान की आय बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने वाला है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। समझौते का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता की चुनौतियों का समाधान करने में समूह की भूमिका को बढ़ाना है। हस्ताक्षर के दौरान डोवाल ने उभरती हुई हाइब्रिड सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के महत्व पर जोर दिया। कोलंबो में रहते हुए डोवाल ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने
और श्रीलंका के सगाला रत्नायके और मालदीव के इब्राहिम लतीफ सहित अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से मुलाकात की। और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के विधायक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचे हैं। भाजपा विधायकों का यह प्रतिनिधिमंडल आबकारी नीति से जुड़े घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के मद्देनजर दिल्ली में संवैधानिक संकट का मुद्दा उठाएगा। कि दिल्ली की सरकार को तुरंत भंग किया जाए, क्योंकि ये मॉरल राइट खो चुकी है, ये कंप्लीट फेलियर है, सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और दिल्ली में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। और कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर मचे घमासान के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और आरजी कर मामले सहित राज्य के ताज़ा हालात पर चर्चा करने के साथ ही अपनी एक रिपोर्ट सौंपी। एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी बार है जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिल्ली आए हैं। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने भाजपा के वर्तमान और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों सुकांत मजूमदार और दिलीप घोष के साथ बैठक की। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादित बयान को लेकर आशंका जताई और संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने ही विवादास्पद बयान पर सफाई दी है। अपने राजनीतिक जीवन में ये पहली बार है जब ममता ने ये साफ करने की कोशिश की है कि वो 28 अगस्त के अपने विवादास्पद भाषण के दौरान डॉक्टरों को धमकाना नहीं चाहती थी। उधर आंदोलनकारी डॉक्टरों ने ममता के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की धमकी दी है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक जांच आगे नहीं बढ़ेगी तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं दिल्ली के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने फैसला लिया है कि वो इस मामले में इंसाफ मिलने तक मौन रहकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल की ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या को लेकर बंगाल में मचे बवाल के बीच में ये पूरा मामला और बढ़ता जा रहा है। पीड़िता को न्याय दिलाने और प्रदेश सरकार की बदहाल कानून व्यवस्था के विरोध में शुक्रवार को कोलकाता में भाजपा की महिला मोर्चा ने बंगाल महिला आयोग तक मार्च का आह्वान किया था, लेकिन उन्हें मार्च करने से पहले ही पुलिस ने करुणामयी मेट्रो स्टेशन से हिरासत में ले लिया। भाजपा नेताओं के मुताबिक पार्टी की महिला नेता लॉकेट चैटर्जी और अग्निमित्रा पॉल को पुलिस ने यहां तक पहुंचने नहीं दिया। इसके अलावा महिला कार्यकर्ताओं का पीछा करते हुए पुलिस उन्हें हिरासत में लेने के लिए मेट्रो के अंदर तक दौड़ती हुई नजर आई। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने ममता बनर्जी की नैतिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री को पत्र लिख रही हैं, लेकिन इसके बजाय उन्हें त्यागपत्र लिखना चाहिए। पूनावाला ने महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने दूसरा पत्र लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को। वैसे पत्र लिखना चाहिए तो एक ही पत्र, वो है त्याग पत्र। किस नैतिक अधिकार से ममता बनर्जी अब भी मुख्यमंत्री बनी हुई है, जबकि ऑडियो टेप सामने आ गए पहले कॉल्स के जो माता पिता किए गए थे और किस प्रकार से माता पिता को बहकाया गया, सुसाइड थियरी के बारे में बताया गया, झूठ बोला गया, गुमराह किया गया और इंस्टीट्यूशनल कवर अप कैसे किया गया इस केस में, सारी चीजें बाहर आ चुकी है। मतलब कि पहले क्षण से बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ और सत्य की आवाज दबाओ। अब तो माता पिता ने भी बोला है कि हम प्रदर्शन चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, पर ममता बनर्जी न्याय नहीं बदला चाहती हैं।
और झारखंड में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी हलचल बढ़ गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व दिग्गज नेता चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए हैं। चंपाई सोरेन ने रांची में वरिष्ठ भाजपा नेताओं शिवराज सिंह चौहान, हिमंत बिस्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। हाल ही में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में खुद का अपमान होने की बात कहकर पार्टी से अलग राह तलाशने की बात कही थी। इसके बाद दिल्ली में चंपाई की भाजपा नेतृत्व से मुलाकात हुई और अब अंततः वो पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। तो इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।